हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन 73 में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल क्या होता है और इनके फैक्ट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। साइटोलॉजी के फादर हैं रॉबर्ट हुक। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, और सेल थ्योरी को दिया था स्लाइडन एंड स्वान ने। देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सेल क्या होता है। बहुत सारे सेल जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। उसी तरह जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो एक आर्गन का निर्माण करते हैं, जैसे पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। और जब बहुत सारे आर्गन मिलते हैं तो एक आर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। और जब बहुत सारे आर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीव का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे जीव मिलते हैं तो एक पॉपुलेशन यानी कि एक आबादी का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि जो सेल होता है उसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी सेल होते हैं उसमें तीन चीज़ कॉमन होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन की। देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन होता है यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन के बाइलेयर से बना होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म सेल में न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच रहता है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए की। न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो सेल जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस को सेल का मस्तिष्क कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं: यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस और अदर स्पेशल पार्ट। डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के कंबाइन होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। यूकैरियोटिक सेल प्लांट्स तथा एनिमल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु और नीले हरे शैवाल आदि। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनेल्स क्या होता है। ऑर्गेनेल्स जो होता है उस सेल का एक लिटिल ऑर्गन होता है। इनका काम होता है कि जो भी सेल हैं उनको प्रोटेक्शन और एनर्जी प्रोवाइड करना। तो अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जानते हैं पावर हाउस, हाउस ऑफ द सेल। सेकेंड है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी का एक और नाम होता है ट्रैफिक पोलिश ऑफ द सेल। और फोर्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, जो सेल में न्यूक्लियस होता है तथा सेल मेम्ब्रेन होता है उनके बीच में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो तैरते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं और उनकी जितनी भी इंटरनल पार्ट है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं।
न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा। जिस प्रकार हमारा ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहते हैं। इसमें डीएनए तथा जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। यह प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। जैसे ही सेल डिवाइड होता है, विभाजन के समय क्रोमैटिन से सिकुड़कर छोटे मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को क्रोमोसोम कहते हैं। अब हम समझते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। फ्रेंड्स, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो न्यूक्लियस का कंट्रोल करता है, जिसमें राइबोसोम बनते हैं। अब देखिए राइबोसोम का काम क्या होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन बनाना होता है। इसलिए न्यूक्लियोलस को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के ऊपरी परत पर छोटे छोटे होल होते हैं, जिसे न्यूक्लियोपोर कहते हैं, जिससे राइबोसोम बाहर निकलता है। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है रा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें राइबोसोम अटैच होते हैं उसे रा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन होता है वो राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, जिसमें प्रोटीन तथा अदर मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मॉल वेसिकल के रूप में इमर्ज्ड होता है। सेकंड बात करते हैं गाल्जी बॉडी की। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकली छोटे छोटे वेसिकल्स को गाल्जी बॉडी कहते हैं। गाल्जी बॉडी प्रोटीन को रिसीव करता है। जैसे ही गाल्जी बॉडी प्रोटीन को रिसीव करता है, ये क्यूटिमाइज फॉर्म में हो जाता है, जिसे सेल यूज करते हैं। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी के जितने बेस पार्ट हैं, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनल्स हमें पढ़ना है, उसे हम अगली वीडियो में बताएंगे।